हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप क्लास 10th के बच्चे हैं और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जो है एक तो लंबा होने वाला है, दूसरी बात कि एसएसटी जो अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, उनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने आसान भाषा में जो बिहार बोर्ड में पूछने की जिस क्वेश्चन की संभावना है वो इस वीडियो के मार्फत से आपका तैयारी हो जाएगा। ये वीडियो आप यदि देख लिए तो आपका उसमें तैयारी हो जाएगा। आप इन वीडियो को देखिए और अच्छे से आप कॉपी में उतार भी लीजिए, 2 से 3 बार देखिएगा तो आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, इसमें सबसे पहले समझने वाले हम लोग कि आपदा क्या है। आपदा आप देखे होंगे कि आपके क्षेत्र में, चूँकि हम लोग बिहार से हैं, तो आप देखे होंगे कि बाढ़ यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपदा है जो प्रत्येक वर्ष देखने को मिलता है और इसका अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ है। इसी प्रकार से कोरोना भी आया था, भूकंप आते रहता, सुखाड़ आते रहता है ना। आपदा किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आपदा क्या है कि हमारे प्रकृति में, हमारे पर्यावरण में वे सारी घटनाएं, हमारे पर्यावरण में घटित होने वाली वे सारी घटनाएं जिसके घटित होने के बाद बहुत अधिक मात्रा में मानव जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है और प्रकृति का नाश हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। देखिए कि हमारे पर्यावरण में घटित होने वाली वे सभी घटनाएं जिसके घटित होने के बाद बहुत अधिक मात्रा में मानव जीव जंतु की मृत्यु तथा प्रकृति का नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाता है, उसे आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, जब बाढ़ आते हैं तो देखेंगे कि कई सारे गांव, सैकड़ों गांव जो है नदी में बह जाते हैं। और जिस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दोस्तों रिश्तेदार भी आने से डरते हैं, क्योंकि एक बार हमसे बातचीत हुई थी, एक मेरा फ्रेंड था, उससे पूछे हम हाल समाचार बाढ़ के टाइम में। उन्होंने बताया कि क्या बताएं दोस्त, हम लोग के क्षेत्र में रिश्तेदार भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोग को ये लगता है कि इस बार इनका जो है घर यहाँ पर है, तो अगला बार बाढ़ जब ख़त्म हो जाएगा, अगला बार ये लोग कट करके कहाँ जाएंगे, मतलब इसका कोई आशय परमानेंट नहीं रहता है। इसीलिए वो लोग जो है कभी आते भी नहीं हैं मिलने के लिए। तो बाढ़ बिहार का जो है बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधा है बाढ़ का। कोरोना आया था तो देखबे किए कितने जो है देश तबाह हो गए, लगभग सभी देश जो है तबाह हो गए, कई सारे लोगों का मृत्यु हो गया। भूकंप आते हैं तो बहुत ज़्यादा जनमाल का क्षति होता है, ये भी आपदा है। सुखाड़, ये भी आपदा है। हैजा, ये सारे के सारे क्या है? आपदा है। आग लग जाता है, आतंकवाद, ये सब का सब क्या है? आपदा है। आगे हम लोग समझेंगे आपदा के प्रकार। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रकृति में जितने भी घटना घटित होते हैं वो 2 ही, एक तो प्रकृति के द्वारा, दूसरा मानव के द्वारा। अब जैसे मान लीजिए आतंकवाद, क्या भगवान आकर के करवाते हैं आतंकवाद? कि मानवे ना आतंकवादी बन जाते हैं, वही ना दूसरे लोगों को मारने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है ये क्या हो गया? आतंकवाद मानव जनित आपदा। जैसे आग लग जाता है, क्या भगवान आकर के आग लगा देते हैं? प्रकृति के द्वारा क्या लगता है? नहीं। किनके द्वारा लगता है? मानव के गलती से आग लगता है। तो ये आग लगना, आतंकवाद, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? तो ये सारे के सारे मानव जनित आपदा है। जैसे बाढ़ आते हैं, ये प्रकृति के द्वारा होता है। भूकंप आते हैं, प्रकृति के द्वारा होता है। कोरोना आते हैं, प्रकृति के द्वारा होता है ना। तो ये सारे के सारे कौन आपदा हो गए? तो ये सारे के सारे
आपका प्राकृतिक आपदा हो गया। तो आपदा को दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन? एक तो प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। ठीक, अब हम लोग दोनों के बारे में समझेंगे कि प्राकृतिक आपदा में किस किस को रखना है और मानव जनित आपदा में किस किस को रखना है। तो देखिए, प्राकृतिक आपदा क्या है? तो हमारे पर्यावरण में घटित होने वाली वे घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों से घटित हो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी हमारे पर्यावरण में घटित होने वाले वे घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा घटित हो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे मान लीजिए भूकंप प्रकृति के द्वारा आता है, सुखाड़ प्रकृति के द्वारा आता है, सुनामी प्रकृति के द्वारा आता है, बाढ़ प्रकृति के द्वारा आता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। हाँ जी बताइए, बाढ़ कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है? तो आपको बता देना है प्राकृतिक आपदा है। पूछ देगा आपसे भूकंप कौन सा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है? कहेंगे प्राकृतिक आपदा है। तो आप प्राकृतिक आपदा तक, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यदि आपको प्रॉब्लम आता है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, आपका टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं कि मानव जनित आपदा क्या है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा क्या है? तो हमारे पर्यावरण में घटित होने वाली वे सारी घटनाएं जिसके घटित होने के बाद बहुत अधिक मात्रा में मानव जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है तथा प्रकृति का नुकसान हो जाता है, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं या नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में घटित होने वाली वे घटनाएं जो मानव के द्वारा घटित हो उसे मानव जनित आपदा कहते हैं, है ना। हमारे पर्यावरण में घटित होने वाली वे घटनाएं जो मानव के द्वारा घटित हो उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे देखिए, आग लगना किसके कारण होता है? मानव के द्वारा होता है। आतंकवाद किसके कारण? मानव के द्वारा। सांप्रदायिक दंगे, दो धर्मों में टकराव किसके कारण? मानव के द्वारा, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? मानव जनित आपदा। ठीक, मानव जनित आपदा में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और भागिएगा नहीं, आराम से आप वीडियो देखते रहिए। आपको आज हिस्ट्री का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि आपदा का प्रबंधन करना क्यों आवश्यक है? आपदा का प्रबंधन करना क्यों आवश्यक है? कहेंगे कि आपदा का प्रबंधन करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपदा आने के बाद, देखिए प्रबंधन का मतलब होता है रोकथाम, उसको रोकना। आपदा का प्रबंधन करना क्यों आवश्यक है? देखिए ना, आपदा आते हैं तो कितना भयानक क्षति पहुंचता है मानव को, जनमाल को, प्रकृति को, घर द्वार लोग का बह जाता है। तो क्यों आवश्यक है? कहेंगे आपदा का प्रबंधन करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपदा आने के बाद बहुत अधिक मात्रा में मानव जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है तथा प्रकृति का नुकसान हो जाता है। इसीलिए आपदा का प्रबंधन करना आवश्यक है। चलिए देखते हैं। हमने कहा कि आपदा का प्रबंधन करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपदा आने के बाद बहुत अधिक मात्रा में
जनमाल की क्षति होती है तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसी क्षति को कम करने के लिए आपदा का प्रबंधन करना आवश्यक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ किसे कहते हैं, या इसको ऐसे भी पूछ देगा कि बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। तो आप लोग तो, हम लोग सभी तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ही रहते हैं, देखते हैं कैसे बाढ़ आती है। तो जब नदी है ना, बाढ़ वाला नदी, जब नदी का पानी अपने दोनों तटों से बाहर फैलने लगे, जब नदी का पानी अपने दोनों तटों से बाहर फैलने लगे, उपजाऊ मृदा पर जल का लंबे समय तक जमाव हो जाए, सड़क पर जल के जमाव से यातायात अवरुद्ध हो जाए, सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाए, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं दोस्तों? बाढ़ कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि बाढ़ से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग उसी पर चर्चा करते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि बाढ़ से होने वाले हानियों की चर्चा करें। यानी कि जब बाढ़ आते हैं तो क्या क्या हानियां होती है। तो अपना लोग देखे होंगे, जब आप सोचिए ना, ये क्वेश्चन याद करने वाला नहीं है, एक बार देख करके समझ गए, आप कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, ये मेरा वादा है। पहला बात, जब बाढ़ आते हैं तो सोचिए सबसे पहले किसको क्षति पहुंचता है। तो फसल को, मूंग ईयर का जो खेत लगल रहता है किसानों का, किसान भाइयों का, तो सबसे पहले मूंग का खेती क्या हो जाता है? नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, बाढ़ आने के पश्चात निम्नलिखित हानियां होती है। पहला नंबर में क्या हो जाएगा कि बाढ़ आने के बाद फसल नष्ट हो जाते हैं। फसल के बाद पेड़ पौधे, जंगल वगैरह जो रहता है वो नष्ट हो जाते हैं। जंगल में जो जीव होते हैं, खरगोश, भालू, है ना, ऐसे जीवों का जो है क्या हो जाता है? हिरण, ये सारे के सारे मर जाते हैं। फिर क्या होता है? बाढ़ आने के बाद सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाते हैं। तब क्या होता है? बाढ़ आने के बाद बस्तियों में जल के जमाव से लोगों का घर मकान टूट जाते हैं। फिर क्या होता है? बाढ़ आने के बाद महामारी जैसे हैजा, चेचक, है ना, ऐसे रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो कहेंगे कि बाढ़ आने के पश्चात निम्नलिखित हानियां होती है। पहला नंबर कि बाढ़ आने के पश्चात फसल नष्ट हो जाते हैं, सबसे एक में यही लिखना है। फिर बाढ़ आने के पश्चात वनस्पति, जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। नंबर 3 में बाढ़ आने के पश्चात सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाते हैं। फिर चौथा नंबर में आप क्या लिखिएगा कि बाढ़ आने के पश्चात महामारी जैसे हैजा, चेचक आदि रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। फिर 5वां नंबर में क्या लिखिएगा कि बाढ़ आने के पश्चात लोगों का घर मकान नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो बाढ़ आने से होने वाली हानियां की कराए की चर्चा करें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, फुल कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपका कोई दोस्त क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो उसे भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब एक दूसरे का साथ आप दीजिएगा तो फिर मेरा बिहार आगे बढ़ेगा। जो सबसे पिछड़ा राज्य है वो आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोले थे कि भारत का विकास बिहार के बिना संभव नहीं है, बिहार का विकास ही भारत का विकास होगा। तो यदि आपका कोई फ्रेंड क्लास 10th में नहीं है तो आप अपने जो इंस्टाग्राम चैनल है, जो आपका फेसबुक है, ठीक है, जो आप डिजिटल जो है यूज करते हैं, वहाँ आप इस लिंक का शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी जिस भी बच्चे को इस चीज़ का ज़रूरत हो उनके वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए अब आगे समझते हैं कि बाढ़
के रोकथाम का क्या उपाय होना चाहिए। आइए 5वां क्वेश्चन है कि बाढ़ से सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें। यानी कि बाढ़ से सुरक्षा कैसे पा सकते हैं हम लोग। तो बाढ़ से सुरक्षा के उपाय निम्नलिखित है। क्या क्या उपाय हो सकता है। तो बाढ़ आने से पूर्व बाढ़ संभावित क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए। यानी बाढ़ प्रभावित जो भी क्षेत्र हैं उसमें नौका चालक यानी नाव खेवने का लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए। नदी में वो जो प्लास्टिक का जो है कोट पहन करके जो तैरने की मतलब ये होती है, इससे लोगों को, जो व्यक्ति डूब रहे हैं उसको हम लोग बचा सकते हैं, है ना। तो इसका प्रशिक्षण देना चाहिए सरकार के द्वारा। दूसरा नंबर क्या हो सकता है। तो बाढ़ की पूर्व सूचना देकर, बाढ़ आने से पहले ये सूचना लोगों को दे देना चाहिए। इससे होने वाले क्षति को कम किया जा सकता है। यानी बाढ़ से पूर्व, बाढ़ आने से पहले लोगों को सूचना दे देनी चाहिए कि फलाने तारीख को जो है बाढ़ आने की संभावना है, सो आप लोग सजग हो जाइए। इससे जो है हम लोग क्षति को कम कर सकते हैं। तीसरा नंबर की बात है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण नदी किनारे कदापि नहीं करनी चाहिए। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो मकान का निर्माण जो है नदी के किनारे नहीं करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नदी में पानी रेती से बहते हैं, तेज़ी से बहते हैं, उसमें रेत बहुत भयानक होता है, तो मिट्टी अंदर का कट जाएगा और फिर मकान गिर जाते हैं। चौथा नंबर क्या हो सकता है। तो बाढ़ आने के दौरान पॉलीथीन, टॉर्च, बांस आदि को अपने पास रखनी चाहिए, है ना। टॉर्च, चूँकि लाइन वगैरह कट जाते हैं, बाढ़ जब आएगा तो लाइन तानियर कट जाता है। मान लीजिए पोल तोलियर सब उखड़ जाता तो लाइन कहाँ से रहेगा। टॉर्च, पॉलीथीन, बांस, ये सारे चीज़ों को अपने पास रखनी चाहिए। और क्या, जैसे दस्त का भी गोली रखनी चाहिए, मोमेंटिंग का भी गोली रखनी चाहिए, है ना। और पानी को गर्म करके पीना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को आप समझ लीजिएगा अच्छा से। 6 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताइए। क्या है दोस्तों, बाढ़ को नियंत्रित करने का उपाय। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले आपको लिखना है कि बाढ़ को नियंत्रण करने के उपाय निम्नलिखित है। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर कि सरकार के द्वारा विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का काम करनी चाहिए। यानी सरकार को जो है विभिन्न नदी को आपस में जोड़ने की काम करनी चाहिए। क्योंकि यदि आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये मेरा बिहार है, बीचों बीच गंगा नदी बहती है जो बिहार को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी बिहार ये हो गया और ये दक्षिणी बिहार हो गया। ये वाले क्षेत्र में बाढ़ यानी कोसी बहती है और भयानक तबाही मचाती है। और ये वाला क्षेत्र जो है ये दक्षिणी बिहार हो गया। यहाँ पर भयानक सुखाड़ पड़ता है, क्योंकि इस साइड में जो भी नदी है ना वो बरसाती नदी है। बरसात के टाइम में यहाँ पर पानी पूरा भर जाते हैं और बरसात के बाद जो है क्या आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है। तो ये सब नदी से ये कोसी नदियर को क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए, ताकि पानी का फ्लो बना रहे। दूसरा क्या है, बाढ़ के दौरान बांध की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। जिस टाइम में बाढ़ आते हैं उससे थोड़ा दिन पहले ही बांध की नियमित रूप से जांच शुरू कर देनी चाहिए। जहां पर बांध कमज़ोर दिखे, जहां पर लगे कि यहाँ बांध कमज़ोर है, उसको मरम्मत करके पत्थलों से, बोरा में मान लीजिए कंक्रीट भर करके, या फिर जिस भी तरीक़ा से हो बांध को मजबूत करने की काम करनी चाहिए। तीसरा क्या है, बांध का समय समय पर मरम्मत करना
चाहिए। पहला नंबर तो जांच कर लीजिए, तब मरम्मत कर दीजिए। चौथा क्या है, बांध के ऊपर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो है वो कटाव को कम करता है, कटाव को रोकता है। तो बांध पर क्या करनी चाहिए, अभी आप कोसी बांध पर देखिएगा ना, तो लोग ऐसे ही कहीं कहीं से आकर के पूरा बांध को कब्जा कर लिए हैं, और ऐसे में बांध टूटने की संभावना बन जाती है दोस्तों। तो क्या करना चाहिए, बांध पर से लोगों को खाली करवा करके पूरे बांध पर जो है वृक्षारोपण का कार्य करनी चाहिए। यदि ऐसा करते हैं सरकार, ऐसा करवाते हैं, तो फिर बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है और बाढ़ से बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन कि भूकंप से आप क्या समझते हैं, इससे बचने के 3 उपाय को लिखें। भूकंप क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक पृष्ठीय भागों में, यानी अंदर में, आंतरिक मतलब अंदर में, पृथ्वी के आंतरिक पृष्ठीय भागों में अचानक उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। आप देखिएगा जब भूकंप आता है थरथराने लगता है ना, कंपन करने लगता है, तो पृथ्वी के आंतरिक पृष्ठीय भागों में अचानक उत्पन्न कंपन को दोस्तों क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। पृथ्वी के आंतरिक पृष्ठीय भागों में अचानक उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए 2 पॉइंट और आपको लिखना है यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा तो। पहला कि यह एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा है। दूसरी बात कि इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सो आप इनको याद कर लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन कि भूकंप से बचने के 3 उपाय निम्न है। क्वेश्चन था कि इससे बचने के 3 उपाय भी बताइए, तो 3 उपाय निम्न है। पहला, भूकंप के दौरान खुली मैदानी क्षेत्रों में रहना चाहिए। जब दोस्तों भूकंप आए तो आपको घर में नहीं रहना चाहिए। अब जैसे बाढ़ आता है, बाढ़ को छोड़िए, जैसे बरसात होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घर में आ जाते, घर भाग आ जाते। लेकिन जब भूकंप आए तो खुली मैदानी क्षेत्रों में रहना चाहिए, जहाँ पर बिजली का तार नहीं रहे, जहाँ पर बहुत बड़ा मकान नहीं रहे, है ना, खुली मैदानी क्षेत्रों में। क्योंकि भूकंप में एक्चुअल में होता है क्या, धरती फट जाता है तो मकान भी फटेगा, और जब मकान फटेगा तो फिर गिरेगा किधर, बगले में न गिरेगा। तो आपको खुली मैदानी क्षेत्रों में रहना चाहिए। दूसरा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भूकंप निराली मकानों का निर्माण करना चाहिए। ठीक, मतलब ऐसा मकान